नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यता इनसाइट में। ट्रेनिंग सेशन की शुरू की गई इस कड़ी के गत वीडियो के माध्यम से हमने यह समझा कि शिक्षा और शिक्षण से क्या अभिप्राय है। साथ ही अनेक शिक्षाविदों ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें समझाने का प्रयत्न किया है। उन बिंदुओं को हमने पढ़ते हुए बखूबी समझने का प्रयत्न भी किया। साथ ही हमने यह समझा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पिन द पॉइंट उत्तर हमें देना होता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य शिक्षण के उद्देश्य, कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है अथवा शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं शिक्षण करवाने के। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण के उद्देश्य, और साथ ही आज की वीडियो में हम समझेंगे कि शिक्षण के उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात उनका वर्गीकरण, उनके प्रकार क्या हैं, किस आधार पे हम उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। शिक्षण के उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, शिक्षण एक साधन है, अधिगम उसका साध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है अक्सर कि साधन क्या है अथवा साध्य क्या है, निम्न में से साध्य है या निम्न में से साधन है, इस प्रकार से पूछा जाता है। या यह पूछ लिया जाए कि शिक्षण क्या है, साधन, साध्य, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, शिक्षण एक साधन है, यानी एक वाया वाया हम कहते हैं ना कि कहीं से होकर गुजरना, तो एक साधन के रूप में शिक्षण काम करता है। साधन के रूप में शिक्षण काम करते हुए हमें पहुंचाता कहां तक है, हमें पहुंचाता है वह अधिगम तक। तो अधिगम उसका क्या है, साध्य है। साध्य हम कह सकते हैं लक्ष्य को भी, साध्य किसको कह सकते हैं, लक्ष्य को भी कहा जा सकता है। लक्ष्य या साध्य एक ही बात है। तो लक्ष्य क्या है, अधिगम। लक्ष्य क्या है, अधिगम। और उसका साधन क्या है, किस माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, हम शिक्षण के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति। उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात उद्देश्य किन शब्दों से मिलकर बना है, कौन से अंश हैं। तो यहाँ है उद, दिश और यत। उद यहाँ उपसर्ग है, दिश यहाँ मूल जो शब्द है, और यत यहाँ प्रत्यय है। तो इन शब्दों के मेल से बना है उद्देश्य। अब कैसे बना, त कहाँ गया, ये कहाँ गया, तो इस पर हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ संस्कृत की बात नहीं कर रहे, बस इतना समझ रहे हैं कि उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, अब उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति तो इनसे हुई, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है कार्य को दिशा देना। यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, जो किसी कार्य को दिशा दे वो उद्देश्य। ठीक है, जैसे शिक्षण का उद्देश्य अधिगम तक पहुंचना, उस लक्ष्य तक, उस साध्य तक पहुंचना। ठीक है, तो इसी में केपी पांडे क्या कहते हैं, केपी पांडे कहते हैं सभी तरह के शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है अधिगम उत्पन्न करना। यानी एक जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो सीखे, उसके अंदर वो अधिगम का भाव हो जाए, वो सीख जाए कुछ, यही उत्पन्न करना शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है। जहां अधिगम एक परिणाम या प्रतिफल है, यानी अधिगम के रूप में परिणाम या प्रतिफल प्राप्त हो, वहां शिक्षण उसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यानी ये समझा जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ अधिगम हुआ है, कुछ ना कुछ सीखने के रूप में कोई परिणाम, कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है, तो निश्चित है कि वहां शिक्षण उसका महत्वपूर्ण कारक रहा होगा, उसका साधन रहा होगा। शिक्षण तथा अधिगम के पृथक संप्रत्यय होते हुए भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। शिक्षण तथा अधिगम, यहाँ पे ये के हटा दीजिएगा, शिक्षण तथा अधिगम पृथक संप्रत्यय होते हुए भी, यानी शिक्षण और अधिगम पृथक संप्रत्यय हैं, अलग अलग चीजें हैं दोनों। कि शिक्षण एक प्रकार से शिक्षा देना, अधिगम सीख जाना, ये दोनों पृथक संप्रत्यय हैं, पृथक हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तत्पश्चात भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि शिक्षण साधन के रूप में कार्य नहीं करेगा तो अधिगम के रूप में साध्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए ये दोनों परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है
कि शिक्षण और अधिगम को पृथक संप्रत्यय बताते हुए भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा? डॉक्टर केपी पांडे ने। या ये पूछा जाए कि जहां अधिगम परिणाम है वहां महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो महत्वपूर्ण कारक शिक्षण है, और ऐसा कहा किसने? डॉक्टर केपी पांडे ने। तो इस प्रकार से हमें अपने प्रश्नों को सॉर्ट आउट करना है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिसमें है पहला सामान्य या सार्वभौमिक उद्देश्य, यानी सामान्य को ही क्या कहते हैं? सार्वभौमिक भी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है विशिष्ट उद्देश्य। अब पहली छोटी सी चर्चा ये कर लेते हैं, इनको डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन छोटी सी चर्चा ये करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य और क्या होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, किस कारण से इनको पृथक किया गया। तो पृथक करने का सबसे बड़ा कारण है कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो सामान्य उद्देश्य या सार्वभौमिक उद्देश्यों को अपरिवर्तनशील कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अपरिवर्तनशील यानी किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन नहीं होता से क्या तात्पर्य है? कि किसी भी विषय के आधार पर, किसी भी प्रकरण के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गणित विषय हो, विज्ञान विषय हो, हिंदी विषय हो, संस्कृत विषय हो, कोई भी अन्य विषय हो, किसी भी विषय का कोई भी प्रकरण यदि पढ़ाया जा रहा है, यदि लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई गद्य पद्य की विधा पढ़ाई जा रही है, या गणित का कोई सवाल हल करवाया जा रहा है, या विज्ञान से संबंधित कोई जानकारी दी जा रही है, या एसएसटी में या सोशल साइंस जो जिसे हम कहते हैं उसमें से कोई महत्वपूर्ण जो है तथ्य बताए जा रहे हैं, तो किसी भी विषय का कोई भी प्रकरण पढ़ाया जाए, उन सभी के लिए जो सामान्य उद्देश्य निर्धारित हैं वो जस के तस बने रहते हैं। ठीक है। अब कौन से होते हैं सामान्य उद्देश्य, उस पे हम बात करेंगे। अभी मैं एज ए एग्जांपल वो प्रॉपर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उस पे हम पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं जो सभी विषयों में, सभी प्रकरणों पर लागू होते हैं, हर कक्षा कक्ष में लागू होते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझना है कि सामान्य या सार्वभौमिक उद्देश्य क्या होते हैं? अपरिवर्तनशील होते हैं। अब वही बात कर लें विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य ठीक इसके विपरीत परिवर्तनशील होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, जो विषय, प्रकरण इत्यादि परिस्थिति के आधार पर बदल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है विशिष्ट उद्देश्य अथवा जो परिवर्तनशील उद्देश्य। तो ये हमें बहुत सटीक रूप में याद रखना है। अपरिवर्तनशील उद्देश्य कौन से होते हैं? सामान्य या सार्वभौमिक उद्देश्य। और परिवर्तनशील कौन से होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर आपको याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी शिक्षण उद्देश्यों के दो प्रकार हैं। पहला सामान्य, जिसे सार्वभौमिक उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। वे उद्देश्य जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषय में, किसी भी प्रकरण को पढ़ाए जाने पर कभी अपना स्वरूप नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं सामान्य या सार्वभौमिक उद्देश्य अथवा अपरिवर्तनशील उद्देश्य। और जो विषय, प्रकरण इत्यादि परिस्थिति के आधार पर बदल जाते हैं, अपने स्वरूप को बदल लेते हैं, उन्हें कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि क्या है? परिवर्तनशील हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य में कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जो प्रत्येक विषय, प्रकरण इत्यादि में समान रहते हैं, उस पर अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो आपको भी ये पढ़ते समय लगेगा कि हाँ, ये तो किसी भी विषय में लागू किया जा सकता है। जैसे पहला है शिक्षार्थी में अधिगम उत्पन्न करना, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर कि शिक्षण एक साधन है और अधिगम उसका साध्य है। तो अधिगम उत्पन्न करना यह तो निश्चित स्वभाव है शिक्षण का। तो इसलिए इस उद्देश्य को तो आप कहीं भी रख दें, चाहे आप गणित पढ़ाएं, चाहे आप विज्ञान पढ़ाएं, चाहे आप हिंदी पढ़ाएं, अथवा आप कोई भी सोशल साइंस का विषय पढ़ाएं या कोई टॉपिक पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, उसका एक उद्देश्य निश्चित होगा कि शिक्षार्थी में, विद्यार्थी में अधिगम उत्पन्न करे। तो हो गया सार्वभौमिक उद्देश्य। फिर हम बात करें कि शिक्षार्थी को जीवन संबंधी उपयोगी ज्ञान प्रदान करना।
कि वह विषय, वह प्रकरण क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस आधार पर वह उसके कब उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, यह बताना भी सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सामान्य उद्देश्य यहाँ यह रहेगा कि अगर विज्ञान का भी कोई प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, कोई गणित का प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, कोई संस्कृत का, कोई हिंदी का प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, जीवन में उपयोगी क्या है, तो जीवन से जब उसका उपयोग बताया जाएगा तो ये उसका सामान्य सार्वभौमिक उद्देश्य कहलाएगा। फिर है बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। निश्चित रूप से जब कोई भी शिक्षक किसी भी विषय, किसी भी प्रकरण को पढ़ाता है तो वो ये चाहता है कि जो बालक हैं वो सीखने के लिए प्रेरित हो, वो ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने भीतर ग्रहण करें। अब यहाँ पे एक चीज की बात मैं जरूर करना चाहूंगी, एक शब्द आता है जिज्ञासा। हालांकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो होता है जिज्ञासा, लेकिन वही बात ज्ञान और ज्ञान वाली कि मैं आपको फिर से ये नहीं कहूंगी कि आप ज्ञान बोलिए, हालांकि प्रोनाउंसिएशन वही सही है। फिलहाल मैं जिज्ञासा कहकर इसको एक बार उच्चारित करती हूँ आपके लिए। तो एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जिज्ञासा का क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, से मतलब कि जिज्ञासा किस ओर ले जानी चाहिए, जिज्ञासा में वृद्धि होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है एक बच्चे में किसी विषय को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर कोई जिज्ञासा है, ठीक है, कुछ सीखना चाह रहा है, वो जिज्ञासु है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा में वृद्धि करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा में कमी करनी चाहिए, अथवा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर तो ये है कि जिज्ञासा में सदैव वृद्धि करनी चाहिए। सही उत्तर जो मान्य है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो है जिज्ञासा में वृद्धि करनी चाहिए। यानी एक सही शिक्षक जो होगा वो बच्चे की जिज्ञासा में वृद्धि करेगा। वृद्धि कैसे करेगा, जैसे उसके उस प्रश्न का उत्तर देते देते अगला कोई प्रश्न उसके मस्तिष्क में छोड़ दे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक प्रश्न पूछते हैं, हम उसका उत्तर देते हैं, वो उससे संबंधित और पूछते हैं क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो ये क्या है, जिज्ञासा में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आप बिल्कुल ही उसकी जिज्ञासा को शांत कर देंगे तो वो आगे सीखने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। देखिए एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न है या हम जो शिक्षण के अनुसार बात करते हैं वहां तो हम यही कहते हैं कि जिज्ञासा में वृद्धि करनी चाहिए, किंतु जब व्यवहारिक स्वरूप की बात आती है, प्रयोग की बात आती है सामान्य जीवन स्तर में, तब मेरा एक निजी जो मंतव्य है वो यह भी रहता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहां हमें बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप उत्तर देना चाहिए। तो जहां उसकी आयु उस उत्तर को समझने की नहीं है, उस जिज्ञासा में वृद्धि हो जाए ऐसी नहीं है, तो वहां एक बार के लिए उसकी जिज्ञासा को शांत भी कर देना चाहिए। ऐसा मेरा निजी मंतव्य है और व्यवहारिक स्तर पर, ना कि शैक्षणिक स्तर पर मैं बात कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ हमें उत्तर याद यही रखना है कि जिज्ञासा में वृद्धि, जबकि व्यवहारिक रूप में कभी हम बच्चे को एक बार शांत भी कर देते हैं कि अभी नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे, या बहुत से ऐसे हम उदाहरण दे देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स दे देते हैं जिससे हम बच्चे की जिज्ञासा को एक बार के लिए शांत करने का प्रयत्न करते हैं कि वो उस मैटर पर अभी और समझने लायक नहीं है या उसे नहीं समझना चाहिए, ये उसके लिए उपयोगी अभी नहीं है। तो वहां की बात अलग है। अदरवाइज हमें शैक्षणिक स्वरूप में यही समझना है कि जिज्ञासा में हमेशा वृद्धि करनी चाहिए, वही शिक्षक उचित माना गया। फिर सामान्य उद्देश्य की बात करें तो मानसिक क्षमता का विकास करना, यानी यह सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि कोई भी विषय पढ़ाया जाए, कोई भी प्रकरण पढ़ाया जाए तो मानसिक विकास में वृद्धि हो, मानसिक क्षमता का उसका विकास हो, यह निश्चित है। फिर है पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार कर मानवीय गुणों का विकास करना। ये हमने जब का जो शिक्षा की अवधारणा पढ़ना प्रारंभ किया था, पहली पंक्ति ही हमने यहाँ से शुरू की थी कि मनुष्य का शिशु रूप में जन्म पार्श्विक प्रवृत्तियों के साथ होता है, असहाय अवस्था में होता है, और शिक्षा ही उसका मार्गांतरीकरण करते हुए सामाजिक प्राणी बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। ये हमने पढ़ा था। तो यह इसकी सामान्य जो उद्देश्य है शिक्षण का कि पार्श्विक प्रवृत्तियों का सुधार करते हुए मानवीय गुणों का विकास करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति, ध्यान रखना इसको। फिर है क्रियाशीलता का विकास करना और क्रिया के अवसर देना। क्रियाशीलता का विकास कि बच्चा
उस विषय को, उस प्रकरण को पढ़ते हुए क्रियाशील हो, वो कुछ ना कुछ व्यवहारिक स्वरूप में उतारने का प्रयत्न करे, उसके प्रति क्रियाएं करे और अधिक जाने और अधिक पढ़े और अधिक समझे और अधिक अधिगम उसके भीतर धारण हो। फिर है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। सैद्धांतिक ज्ञान से मतलब कि किसी भी विषय का जो भी प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है वो सैद्धांतिक स्वरूप में है, अर्थात नियमों के स्वरूप में है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप शिक्षण के सामान्य उद्देश्य को सैद्धांतिक स्वरूप में पढ़ रहे हैं कि बच्चे में अधिगम उत्पन्न करना, उसकी मानसिक क्षमता का विकास करना, उसमें ये करना, उसमें वो करना। लेकिन जब आप शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे तो आप इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के उसे व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि उसकी जिज्ञासा बढ़ जाए, मैं ऐसा पढ़ाऊं कि उसकी मानसिक शक्ति का विकास हो जाए, मैं ऐसा पढ़ाऊं कि वो पढ़े हुए ज्ञान को के आधार पर क्रियाशील हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इस समय जो आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है सैद्धांतिक ज्ञान, वो इन फ्यूचर आप क्या करेंगे, व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर पाएंगे। ये शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और यही इस समय मेरी जो पढ़ाई जा रही क्लास है इसके अनुसार मेरा भी ये उद्देश्य है कि आप इस पढ़ाए जा रहे ज्ञान के आधार पर एक अच्छे शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक बन करके और आप बच्चों को भी अपने विषय या प्रकरण के सैद्धांतिक से व्यवहारिक रूप में प्रयोग को सिखा पाए। तो ये मेरा सैद्धांतिक के रूप में व्यवहारिक प्रयोग आपके द्वारा होगा। खैर, आगे बात करते हैं, बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास करना। यानी बालकों के भीतर जो वातावरण के प्रति समझ है या वातावरण के प्रति जो वो समायोजन की उनकी जो भावना है, उसके प्रति भी जो क्षमता का विकास एक शिक्षक करे कि उसे वातावरण में किस प्रकार से इस ज्ञान का प्रयोग करना है, कैसे उसे किस प्रकार से अपनी क्रियाओं को करते चलना है। अब जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं, गैसीय प्रयोग या किसी प्रकार के, कि उसको किस प्रकार से करें, वातावरण के साथ समायोजन भी तो होना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट इत्यादि की भी बहुत सारी हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से हुआ तो ये हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका वातावरण के साथ क्या समायोजन है, वह पढ़ाते हुए चलना, वह समझाते हुए चलना। फिर है आत्मविश्वास में आत्मानुभूति करने योग्य बनाना। यानी बच्चे में आत्मविश्वास जागृत हो जाए, वो अनुभूत कर ले जो पढ़ा जा रहा है। लाइक अगर इस समय मेरे द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ाया जा रहा, आप अनुभव कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे शिक्षक ने ऐसा पढ़ाया था, हमें ये अनुभव हुआ था, हमने ये उनके द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान व्यवहार में उतारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस समय का ज्ञान आपके अंदर आत्म अनुभूति के रूप में दाखिल करने में सफल हो पाई। यही शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है कि आत्मविश्वास जागृत करे और आत्मानुभूति के योग्य बना दे कि बच्चा स्वयं उस ज्ञान को आत्म के द्वारा अनुभव करे, अपने से अनुभव करे और अनुभव करके उसका प्रयोग कर डाले। फिर है सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, कि बच्चे को पढ़ाइए, ऐसा शिक्षण करवाया जाए जिसके माध्यम से वो शिक्षण को ग्रहण कर उस शिक्षण में कुछ और आगे नया सृजन कर सके, कुछ और आगे नया बना सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि हिंदी की, संस्कृत की, किसी भी लैंग्वेज की कोई विधा पढ़ाई जा रही है, गद्य की, पद्य की, नाटक की, संवाद की, कोई भी विधा पढ़ाई जा रही है और उस विधा को पढ़ते हुए वह बच्चा कुछ कविता गढ़ने लगे, कुछ तुकबंदी करने लगे, कुछ संवाद लिखने लगे, कोई कहानी लिख डाले, तो ये क्या है, उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास है। और इससे ऊपर जैसे रामानुजन का अगर हम उदाहरण लें तो उन्होंने मैथ के यानी गणित के जो प्रश्न देखे या सवाल हल किए, उसके आधार पे उन्होंने बहुत से ऐसे सॉल्व भी किए जो उनसे पहले कभी नहीं हुए थे। तो वो कहने का मतलब कि नया सृजन भी वो कर पाए। तो सृजनात्मक क्षमता का विकास करना भी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, जो कि प्रत्येक विषय, प्रत्येक प्रकरण पर लागू होता है। फिर है स्वावलंबन व व्यवसायिक रूपता। स्वावलंबन व व्यवसायिक रूपता के अंतर्गत कि बच्चा उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद स्वावलंबी बन सके, यानी उस ग्रहण के आधार पर वो अपने जीवन यापन के लिए अपनी दिशा को चुन सके और उस दिशा के आधार पर वह व्यवसायिक स्वरूप में भी उन्नत हो सके, व्यवसायिक स्वरूप से भी वह ज्ञान को धारण कर सके। तो ऐसा हमें प्रत्येक विषय से इस प्रकार से ही पढ़ाना है। फिर है कल्पना शक्ति का विकास। ये कुछ हद तक इससे मिलता है सृजनात्मक क्षमता का विकास। यानी सृजन कब कर पाएगा एक बच्चा, जब वो पढ़े गए ज्ञान के आधार पर नवीन कल्पना कर पाएगा,
नवीन कल्पना करेगा, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, तभी तो वह सृजन कर पाएगा। बिना कल्पना के सृजन कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। तो पढ़ाए जा रहे ज्ञान के आधार पर, उस विषय, उस टॉपिक, उस प्रकरण के आधार पर एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के भीतर कल्पना शक्ति का विकास हो, और वो उस कल्पना शक्ति के विकास के आधार पर नवीन सृजन भी कर सके। फिर है तर्क शक्ति का विकास करना। यहाँ अक्सर बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकांशतः देखे हैं कि कक्ष में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वे या तो बच्चे को डांट कर चुप करवा देते हैं, और या फिर कभी अगर गलत उत्तर भी गलती से दे दिया तो वो अपनी गलती नहीं मानते। ऐसी स्थिति में जरूरी ये होता है शिक्षक के तौर पर कि बच्चा अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसे चुप ना करवाएं। क्यों? क्योंकि चुप करवा देंगे तो उसकी तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। वह तर्क शक्ति के अभाव में पूर्ण ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर एक शिक्षक के द्वारा कुछ पढ़ाया जा रहा है और उस पढ़ाई में उसे कुछ प्रश्न है, उसे कुछ समझ नहीं आया, अगर वह पूछता है, एक बार, दो बार, चार बार शिक्षक ने डांटा, उसने आगे से पूछना बंद कर दिया क्योंकि शिक्षक बताते नहीं या उसे डांट पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में वो आगे से आप द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को धारण ही नहीं करेगा, या करना चाहेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर तो प्रश्न उपज रहे हैं, और अगर उन प्रश्नों का समाधान उसे नहीं मिलेगा तो वो तर्क कैसे करेगा? तर्क नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है तर्क शक्ति के विकास के लिए कि बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उचित उत्तर दें। और एक बार के लिए हम कोई भगवान तो है नहीं, है ना, ना ही हम गूगल बाबा हैं, कि कई बार ऐसा हो भी जाता है कि अगर बच्चे ने प्रश्न पूछा है, आपको सडनली उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो ठीक है, बच्चे से कहें कि कल देख के बता देंगे, समझ के बता देंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, देख करके बता देंगे हम। और जब पढ़ाया जा रहा है, उस पढ़ाई में से अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, जो आपने पढ़ाया वो समझ नहीं आया, कैसे सृजनात्मक क्षमता, तो जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं उसका उदाहरण दे दें, न दे सकते हो तो उसे बाद में देख के दे दें। और अगर गलती से गलत बोला गया है, बाद में आपको रियलाइज हो गया, या किसी और बच्चे ने कह दिया कि ये गलत है, तो एक्सेप्ट कर लें। स्वीकार्य की जो भावना है वो आपको बहुत शांति देगी, ये ध्यान रखिएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं तर्क शक्ति का विकास करना, तो निश्चित रूप से ऐसा शिक्षक बनना है आपको कि आप बच्चे के पूछे जा रहे प्रश्न का उचित उत्तर दें और उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, तभी उसकी तर्क शक्ति का विकास होगा। ये सामान्य उद्देश्य है। फिर है पाठागत आदर्शों से प्रेरणा लेकर चरित्र का निर्माण करना। पाठागत आदर्शों से तात्पर्य, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो आपने अक्सर हिंदी या और भी ऐसी हमने बहुत सारी किताबें इतिहास की खासकर हमने ऐसी पढ़ी हैं जिसमें पुराने जो प्राचीन हमारे रहे हैं, गुरु रहे, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, या हमारे ऐसे आदर्श रहे जिनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, तो उन्हें कहा जाता है पाठागत आदर्श। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पाठ हम सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, बुंदेले हर मोलों के मुंह सुनी, जो हमने कहानी थी, है ना। तो वो क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठागत आदर्श है। वो पाठ क्यों दिया गया? कि उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार से किसी भी विषय के शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होता है पाठागत आदर्श से प्रेरणा लेते हुए चरित्र का निर्माण करना। तत्पश्चात है रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। यह फिर से लगभग इनसे सिमिलर ही है, सृजनात्मक, कल्पना शक्ति और रचनात्मक, क्योंकि सृजन ही रचना का एक अभिन्न अंग है, रचना ही सृजन को कहा जाता है। तो रचनात्मक जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन देना है। तो इसको अलग से बिंदु लिखने की क्या जरूरत हुई? ये यहाँ पे इसलिए जरूरत हुई कि मान लीजिए एक बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास हुआ और उसने उस कल्पना शक्ति के आधार पे सृजन करने का प्रयास किया। अब उसके सृजन को यदि आपने क्योंकि सृजन पहली बार में सही तो हो नहीं जाता, बहुत एक्सेप्शनल केस है, हो भी जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रथम बार, द्वितीय बार, 10 बार किया गया कार्य धीरे 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 अपनी उच्चतर गति को प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले दूसरे सृजन से हमने उसे टोक दिया, ये क्या किया है, ऐसे थोड़ी होता है, तो वो बच्चा आगे से करेगा ही नहीं। लेकिन बजाय इसके आप उसे ये कहें कि हाँ ये प्रयास बहुत अच्छा किया, इसमें ऐसे कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, तब क्या होगा? उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन यदि उसके सृजन पे हमने उसको डांट कर, उसको किसी तरह से फटकार लगाते हुए चुप करवा दिया, या कुछ ऐसा उसको कह दिया जिससे वो डिमोरलाइज हो गया, तो क्या होगा? उसकी सृजनात्मक शक्ति
का वहीं जो है रुक जाएगी वो, क्योंकि उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति को हमने प्रोत्साहन नहीं दिया। तो ये किसी भी विषय के किसी भी प्रकरण को पढ़ाए जाने का सामान्य उद्देश्य है कि रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस प्रकार से अभी हमने जितने भी उद्देश्य पढ़े, ये प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रकरण पर लागू होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सामान्य उद्देश्य कहा जाता है, जो कि अपरिवर्तनशील है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विशिष्ट उद्देश्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।